दोस्तों, यदि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम समाचार पत्रों को पढ़ें या सुनें, हम किस तरीके से उनको आत्मसात करें कि हम परीक्षा में इनका उपयोग करें, उसका एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में फैक्ट की ज़रूरत होती है, तो कुछ फैक्ट जो है समाचारों में डायरेक्टली हमें मिल जाते हैं। तो फैक्ट जो है आप प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि जो कुछ आर्टिकल जब हम मिलते हैं, आज की ही न्यूज़ पे हम चर्चा करेंगे कि हम उसका मेन एग्ज़ाम में किस तरीके से यूज़ करेंगे। पढ़ते समय ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इस न्यूज़ का उपयोग हम मुख्य परीक्षा के किस पेपर में और किस सेक्शन में किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि महिलाओं से संबंधित है तो महिला सशक्तिकरण सोशल इशूज़ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम जब भी खबरों को पढ़ें तो हम तुरंत एनालाइज करें कि हम इसका प्री में कौन सा फैक्ट यूज़ कर सकते हैं, मेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे, या फिर कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं जिनका इंटरव्यू में हम उपयोग कर सकते हैं। तो यदि हम इन खबरों को इस तरीके से लेंगे तभी जो है प्रॉपर यूज़ हम इसका कर पाएंगे। अन्यथा यदि हम न्यूज़ को एक न्यूज़ तरीके से पढ़ते रहेंगे, बस पढ़ लें, ज्ञानवर्धन कर लें, ख़त्म करें, तो हम उसको लिंक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल जो है आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप स्पेशली मेंस एग्जाम में उसको लिंक कैसे कर रहे हैं, उसको अपडेट कैसे बना पा रहे हैं, या उसको प्रेजेंट से कैसे लिंक कर पा रहे हैं, जब तक ये नहीं सीख पाएंगे तब तक आप उन खबरों का उपयोग अपने उत्तरों में नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप खबर पढ़ें या सुने तभी आपका ध्यान चला जाना चाहिए कि हम इसको अपने मुख्य परीक्षा में के किस सेक्शन में, किस पार्ट में किस तरीके से उपयोग करेंगे। तो आइए इसको हम आज के जो मुख्य खबरें हैं उनके अकॉर्डिंग से देखें कि किस तरीके से इनका उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। अब यदि हम प्री एग्जाम की बात करें तो इसमें कुछ फैक्ट भर पूछा जा सकता है कि उज्ज्वला योजना क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, कितने लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है, ये जनरल चीज़ें। बट यदि हम इसी खबर को मुख्य परीक्षा में उपयोग करना चाहेंगे तो जो सोशल इशूज़ वाला सेक्शन है, जिसमें बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, इनके कल्याण के लिए योजनाएं हैं, उनमें डायरेक्टली हम इस योजना को डाल सकते हैं। साथ ही जहां महिला सशक्तिकरण से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या महिलाओं से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे जो है निबंध भी कोई ना कोई मिल जाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और तो जब भी हम पढ़ें, हम तीनों चीज़ों का समावेश रखें, हम फैक्ट भी देखें, हम उसके बीच की जो एनालिसिस है उस पर भी नज़र रखें। तो ये उज्ज्वला योजना जो है पहले फेज का जो इसका शुभारंभ हुआ था, ये हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया वही शहर है जहाँ पे जो 1857 की क्रांति के जो मेन नायक हैं, जो मंगल पांडे, उनसे संबंधित रहा है बलिया। तो वहाँ से शुरुआत हुई। और आपको पता है कि जो हमारी महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, ये राष्ट्र निर्माण में तभी योगदान दे पाएंगी जब ये बुनियादी चीज़ों से ऊपर उठ सकें। मतलब इनकी जो बुनियादी आवश्यकताएँ क्या होती हैं, रसोई है, मकान है, शौचालय हैं, इन चीज़ों की जो ग्रामीण क्षेत्र है काफ़ी अधिक आवश्यकता है। तो सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि इन चीज़ों को आसानी से मुहैया कराया जाए। फॉर एग्जांपल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाए गए। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के आवास दिए गए। पीएम की गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न दिया गया। इसी तरीके से जन धन खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। और उज्ज्वला योजना के तहत क्या है, हम गैस कनेक्शन दे रहे हैं, गैस चूल्हा प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी का फर्स्ट फेज में 5 करोड़ के आसपास जो है लोगों को ये मुहैया कराया गया था। और अब सेकंड फेज़ में जो है, जो बचे हुए लोग हैं, वो 1 करोड़ के आसपास ये टारगेट रखा गया। और सेकंड फेज़ की शुरुआत जो है ये पहला फेज़ 2016 में शुरू हुआ था। सेकंड फेज़ जो अभी शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है, महोबा से। इसमें मेन टारगेट किसको बनाया गया है, इसमें उन परिवारों को जिन्होंने पहले फेज़ में इसका लाभ नहीं ले पाया है, उनको रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। और इसमें मुफ्त कनेक्शन होगा। दूसरे चरण में एक भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा और गैस चूल्हा भी लाभार्थियों को दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण से संबंधित जितने भी जो प्रश्न रहेंगे उनमें आप इन डेटा का उपयोग कर सकते हैं। अब हम यदि दूसरी खबर को देखें कि सरकार का दिसंबर 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। आपका जो साइंस टेक वाला पोर्शन रहेगा उसमें आप प्री एग्ज़ाम या मेंस एग्ज़ाम में जो रहेगा इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे आप जानते हो कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है हमारे यहाँ। तो अभी तक हम जो है मेज़र हम किस में कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल में कर रहे हैं, थर्मल में कर रहे हैं हम। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो कौन कौन से हैं, उसमें एक मेन जो है आपका
उसका लक्ष्य क्या है, रिन्यूएबल वाला कितना अभी कितनी मिल रही है और 22 तक टारगेट कितना है। 2 डेटा आपको पता होना चाहिए कि इस समय जून तक मिल रहा है हमको रिन्यूएबल वाले में, नवीकरणीय वाले में 98.44 और टारगेट कब तक है, दिसंबर 22 तक टारगेट कितना है 175 गीगावाट। बस ये डेटा आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि सरकार ने सुरक्षा परामर्श जारी कर अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों को तुरंत स्वदेश लौटने को कहा है। मतलब अफगानिस्तान स्थित जो भारतीय दूतावास है उसमें अफगानिस्तान में रह रहे या काम कर रहे नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वाणिज्यिक विमान सेवाएं बंद होने के पहले ही सारे नागरिक जो हैं जल्द से जल्द भारत लौट जाएं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी जो है चीज़ें अफगानिस्तान में इस समय हो गई हैं जिसकी वजह से ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। तो थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं। तो हम ब्रिटिश काल से यदि थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करें कि ब्रिटिश काल के समय में क्या हुआ था कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटिशर्स भी अपना जो है पर वर्चस्व रखना चाह रहे थे और जो सोवियत रूस था उस समय, सोवियत संघ था, वो भी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था। बल्कि आंग्ल अफ़गानिस्तान युद्ध, आंग्ल जो है अफ़गानिस्तान वाले युद्ध भी हुए, 2-3 युद्ध हुए और फाइनली जो है डुरंड रेखा अंग्रेज़ों ने खींच दी, अफ़गानिस्तान की बॉर्डर बना दी जो आजकल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। इसके बाद क्या हुआ कि जब 1947 के आसपास, 48 के आसपास की बात करें, जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तब जो कोल्ड वार चल रहा था उस समय रसिया का और अमेरिका का, तो दोनों जो है रसिया और अमेरिका दोनों हैं, अफ़गानिस्तान चूँकि बफर स्टेट था तो इस पर वर्चस्व कायम करने की कोशिश करने लगे। तो रसिया ने जो है अपना जो है साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट जो है विचारधारा फैलाने की कोशिश की और अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की अफ़गानिस्तान में। वहीं अमेरिका ने भी इस पर अपना इम्पोर्टेंसी क्यों थी इसकी, क्योंकि बफर स्टेट था, बीचों बीच का स्टेट था, यहाँ तक सामरिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस दृष्टि से अमेरिका ने भी शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ है 1989 तक आते आते, चूँकि रसिया खुद ही डिवाइड हो गया कई भागों में, तो रसिया का जो है वो कंट्रोल इस पर कम हुआ। तो अमेरिका ने जो है इस पर अपना वर्चस्व बढ़ाया और जो मुजाहिदीन थे तत्कालीन, अमेरिका ने उनको अपना समर्थन देना शुरू किया और उनको हथियारों की सप्लाई भी शुरू किया। उसी में से फिर एक संगठन 95-96 के आसपास तालिबान जो है वो बना। तालिबान का जो है पख्तून भाषा में अर्थ जो है छात्र संघ है, एक्चुअल में छात्रों के ने बनाया था। बाद में फिर ये टोटली जो है आतंकी संगठन में तब्दील हो गया और अमेरिका ने इसको सहायता दी शुरुआती तौर पर। यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका का इसको प्रमोट करने में योगदान रहा। लेकिन बाद में ही इसका एक सब संगठन जो था, एक और अन्य संगठन था अल-कायदा, जिसमें अमेरिका में जो है 9/11 वाली आतंकी घटना हुई, ट्विन टावर वाली, और इसके बाद अमेरिका को अपनी सेनाएं भेजनी पड़ी और फिर अमेरिका ने जो है उसामा बिन लादेन का सफाया के बाद भी यहाँ तक लगभग 20 सालों से अमेरिकी सेनाएँ रही। और अभी जो है अमेरिकी सेनाएँ चूँकि लौटना शुरू हुई हैं कुछ महीनों पहले ही, और अब दोबारा तालिबान जो है अपने शीर्ष पे पहुंच गया है। मतलब कई जगहों पे तालिबान का जो है डायरेक्ट नियंत्रण हो गया है। अब स्थिति वहाँ बहुत जो है ख़राब हो चुकी है और तालिबान और अफ़गानी जो है सेनाओं के बीच में युद्ध में कई जो है लोगों की, जो सिविलियंस हैं, उनकी भी जानें जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अफ़गानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास है, उन्होंने भारतीयों को वापस बुलाने की बात की है। तो ये चीज़ें चूँकि करंट से रिलेटेड है तो आपको ये पूरी जानकारी पता होना चाहिए। फिर एक अन्य चीज़ देखें हम कि लोकसभा में पास हुआ राज्यों और यूनियन को अपना यूनियन टेरिटरी को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति देने वाला बिल। कल क्या हुआ है कि लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया है और आज जो है इसको राज्यसभा में पारित होने की संभावना है। इसमें यह है कि अब राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने के, जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, वो अपनी ओबीसी की सूची बनाने की उनको शक्ति दी गई है ताकि वो अपने हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से वो कर सकें। तो आपको याद क्या रखना, पॉलिटी का पोर्शन है, पॉलिटी में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए।